जी, पीपीसी का फोर्थ चैप्टर है जहाँ हम डिस्कस करेंगे जनरल एक्सेप्शंस, आम मुस्तस्नियात। मतलब आमतौर पे कल हमने पढ़ा था कि पीपीसी जो है सब्सटेंटिव लॉ है, जराइम के बारे में, लीगल लाइबिलिटीज वगैरह के बारे में, उसकी डेफिनेशन और उसकी सजाएं, ये सारी चीजें पीपीसी में बताई हुई हैं। लेकिन कुछ ये चैप्टर खास तौर पे इस इन चीजों से मुतालिक है कि कुछ चीजें हैं जो करने के बावजूद वैसे चाहे गैर कानूनी भी हों लेकिन वो जुर्म नहीं होंगी। वो जुर्म क्यों नहीं होंगी, उसकी कंडीशंस बताई गई हैं इसमें। ये आपकी सेक्शन नंबर 76 से लेके 106 तक है। ये 76 से 106 तक, 70 से आज हम 76 से 95 तक करेंगे। 76 से 95 तक एक्सेप्शंस हैं और 96 से फिर ऑनवर्ड 106 तक सेल्फ डिफेंस है। वो सेल्फ डिफेंस भी असल में इसी चैप्टर के अंदर ही है कि आप सेल्फ डिफेंस में जो एक्ट करेंगे वो भी जुर्म नहीं होंगे। और उससे पहले वैसे मुस्तस्नी आ रहे हैं कि कौन कौन सी छूट है, कौन सी छूट है जो करने के बावजूद आप कोई भी शख्स मुजरम नहीं होता। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको याद करने का भी मेथड बताऊंगा। बोर्ड पे एक ही दफा सारे लिखने का ये मकसद है कि आप इसको मेमोराइज कर सकें। ग्रुप की फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, एक ग्रुप वहां पे लिखा है, एक यहाँ पे लिखा है, एक इस तरफ है। तो 3 या 4 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया है। टोटल 20 सेक्शंस हैं। तो इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये 20 सेक्शंस जो हैं ये आप ना सिर्फ समझ लें बल्कि इसको याद करके ही आप लोग ये लेक्चर खत्म करें। तो स्टार्ट कर देते हैं। पहले मैं वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करता हूं और फिर हम देखते हैं कि इसको याद कैसे रखना है, क्या इसका ट्रिक है इसको याद रखने का। सबसे पहला जो सेक्शन है वो मैं पढ़ भी देता हूं। यहां मैंने मुख्तसर लिखा है और स्टेटमेंट इसकी थोड़ी सी लेंथी होती है लेकिन मुख्तसर याद रखने के लिए काफी है। सेक्शन नंबर 76 है, एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। किसी भी शख्स ने कोई ऐसा अमल किया हो जो उसने वाकयाती गलती की बुनियाद पे कर लिया हो या उसने समझा हो कि ये कानूनन वाजिब था उस पे, उसने इसलिए किया है। तो जो कोई शख्स ऐसा जुर्म करेगा तो वो उसका मुजरम नहीं होगा। अहम चीज इसमें क्या है, बाउंड बाय लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। एक तो जो मैं बता रहा हूं, आप खास तौर पे अभी अगर आप लोगों ने तैयारी शुरू की है तो अभी से आप अपनी वोकेबलरी को वो करते जाएं, क्योंकि पेपर इंग्लिश में होगा। तो आपने अगर पुलिस में कुछ पढ़ी भी है, ट्रेनिंग्स की हैं, या वैसे जो प्रैक्टिकल है वो आपका उर्दू में ही होगा। तो अब आपने पेपर इसका इंग्लिश में देना है, कोशिश करें इंग्लिश के वर्ड्स को यूज करने की कोशिश करें और उसी को ही इसमें इस्तेमाल करें। तो ये क्या है, बाउंड बाय लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बिलीविंग हिमसेल्फ, अपने इस बात पे यकीन करना कि मैं कानूनन पाबंद हूं ऐसा करने का, या एक वाकयाती गलती की बुनियाद पे जो कोई फैक्ट कर लेता है उसको वो जुर्म नहीं होता। इसकी मिसाल ये है कि अगर कोई अथराइज ऑफिसर, अगर आप मजमा खिलाफ कानून में खड़े हैं, कोई अथराइज ऑफिसर आपको ये हुक्म देता है जो हुक्म देने का अहल है कि आप फायर कर दें मजमा को, मतलब वो आपको पता है सारी चीजें, मजमा को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। पहले आप वार्निंग करेंगे, उसके बाद टीयर गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद फिर रबड़ बुलेट्स का करेंगे और लास्ट ऑप्शन फायर का होता है। तो उस दौरान अगर आपने वो किया और किसी के हुक्म से किया वो भी वो नहीं है, जुर्म नहीं है। अगर आपने वाकयाती गलती समझ के किया तो भी वो जुर्म नहीं है। तो पहला सेक्शन ये हो गया 76 कि आपने समझा हो कि आप बाउंड बाय लॉ हैं या मिस्टेक ऑफ फैक्ट, वाकयाती गलती की बुनियाद पे। दूसरा है कोई जज का कोई जो फेल है, जब वो अदालती हैसियत से काम कर रहा हो, तो कोई भी जब वो कोई ऑर्डर करेगा, कोई काम करेगा, तो वो जुर्म नहीं होगा किसी जज की तरफ से। ठीक है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली in exercise of any power which is of which in good faith he believes to be given to him by law। वही बात है, कोई जज भी ऐसा काम कर रहा हो
जो वो ईमानदारी से करे और वो समझता हो कि वो कानून के मुताबिक उसको ये इजाजत है ये करने की, तो चाहे कोई गैर कानूनी काम भी उससे हो जाए तो वो भी जुर्म नहीं होगा। 77। थर्ड है कि किसी कोर्ट के ऑर्डर के तहत अगर कोई बंदा काम कर रहा हो, कोई शख्स जो किसी कोर्ट के ऑर्डर के तहत काम कर रहा हो, तो वो भी जुर्म नहीं है। नेक्स्ट है जस्टिफाइड बाय लॉ। कोई ऐसा कोई शख्स कोई ऐसा एक्ट करता है, एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ, जो वो समझता हो कि कानूनन वो इस चीज का पाबंद है और वो जस्टिफाइड बाय लॉ कानूनी तौर पे इसको जस्टिफाई भी कर सके, या जस्टिफाई करता हो कि मैंने ये सही किया है। मिसाल के तौर पे एक बंदा एक शख्स को गिरफ्तार करता है इस जस्टिफिकेशन में कि अगर कोई बंदा किसी दूसरे को कत्ल करने लगा हो तो आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, और गिरफ्तार करते हुए मुनासिब फोर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उस बंदे को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन जब गिरफ्तार करते हैं तो वो बंदा बताता है मैं तो सेल्फ डिफेंस में ये काम कर रहा था, मैं कोई जुर्म नहीं कर रहा था, मुझे गलत इसने पकड़ा है, मुझे सेल्फ डिफेंस से महरूम कर दिया है। तो जो उसको पकड़ने वाला गिरफ्तार करने वाला बंदा होगा उसके पास ये जस्टिफिकेशन होगी कि मैंने ये समझते हुए इसको किया, तो जस्टिफाइड बाय लॉ। ये 4 सेक्शंस इसी से मुतल्लिक हैं कि 76, 77, 78, 79 के पहला क्या है, पहला और दूसरा है कि बाउंड बाय लॉ है, इसमें क्या है जस्टिफाइड बाय लॉ है। दरमियान वाला अदा या जज खुद हो या जज के हुक्म से हो। 4 सेक्शन ये हो गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन 80। 80 सेक्शन है एक्सीडेंट। 80 और 81 इसको आप अलग सेक्शन समझें, ये 4 का अलग समझें, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं लास्ट में कि ये अलग अलग सेक्शन कैसे आपने याद रखने हैं। 80 क्या है, एक्सीडेंट इन डूइंग लॉफुल एक्ट। कुछ आप गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, कोई कानूनी काम कर रहे हैं, वो करते हुए कोई एक्सीडेंट हो जाए। मिसाल के तौर पे आप कुल्हाड़ी से कोई काम कर रहे हैं, कोई दरख्त काट रहे हैं, मुनासिब आपने एहतियात की हुई है कानूनी तौर पे, तो फिर भी वो किसी शख्स को लग जाए और वो जख्मी हो जाए तो ये जुर्म नहीं होगा। नेक्स्ट है लाइकली हार्म बट प्रिवेंट हार्म। ठीक है, ऐसा एक्ट जो बजाहिर लगे कि ये हार्मफुल है, ठीक है, हार्म नुकसान को कहते हैं ना, कि बजाहिर लगे कि ये नुकसान पहुंचाया है लेकिन वो नुकसान के बचाने के लिए हो। एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट हार्म। ऐसा फेल जो बजाहिर नुकसान पहुंचने का उससे एहतमाल हो लेकिन वो क्रिमिनल इंटेंट के बगैर किया जाए, ठीक है, मतलब मुजरमाना नीयत के बगैर किया जाए और किसी के भले के लिए किया जाए, किसी के बेनिफिट के लिए किया जाए, ठीक है, तो वो जुर्म नहीं होगा। ये कौन सा सेक्शन है, 81। ये भी मिसाल से आपको समझा देता हूं। मिसाल के तौर पे आपके पीपीसी में ही ये एग्जांपल दी हुई है। बहरी जहाज के सामने एक दूसरा जहाज आ जाता है और उसमें टकराव से उसे अंदेशा है कि बहुत ज्यादा जानी नुकसान हो सकता है, तो वो फौरन जहाज का रुख मोड़ता है, जबकि उसे पता होता है कि इस तरफ एक कश्ती भी है, कश्ती में 2-4 लोग सवार हैं, उसमें अगर उनको नुकसान भी पहुंचा तो वो कम लोग हैं, दूसरा वो बच भी सकते हैं। तो वो बड़े नुकसान को बचाने के लिए वो इधर जो दूसरा नुकसान है उस नुकसान का खतरा मोल ले लेता है और जहाज को उस तरफ मोड़ देता है, और उसके नतीजे में कोई 1 या 2 लोगों की या उस कश्ती को नुकसान पहुंच जाता है जो उसके लेफ्ट साइड पे थी। तो उसने ये गुड फेथ में किया, एक नुकसान पहुंचा लेकिन उसने बड़े नुकसान को बचाने के लिए ये काम किया। तो ये क्या होगा, इस दफा के तहत होगा कि 81 के तहत के नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो लेकिन मुजरमाना नीयत के बगैर वो ऐसा काम करे किसी के बेनिफिट में। अब ऐसा है कि आग लगी हुई है, एक इमारत से दूसरी इमारत में जा रही है, वो दरमियान में एक फायर फाइटर है या कोई बंदा है या कोई आम शख्स है, वो दरमियान में एक जो घर बना हुआ है उस घर को गिरा देता है, दरमियान में खाली जगह, क्योंकि आग आगे से आगे फैलती जा रही है, एक घर को गिराता है कि मजीद आगे पूरी आबादी में ये आग ना फैल जाए। तो उस घर को गिराना वैसे तो जुर्म है लेकिन इसमें हार्म पहुंचा है, लेकिन उसने मुजरमाना नियत के बगैर किया है और फायदे के लिए किया है, ठीक है। तो ये सेक्शन 81 है। आप इसको समझते जाएं एक एक करके, हर सेक्शन और उसका आगे डेफिनेशन क्या, इसको याद कैसे रखना है,
ये आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आपको उसमें फायदा होगा। अभी हर एक को समझते जाएं कि उसमें है क्या, सेक्शन को आप एक लफ्ज के साथ ही ये समझ लें। नेक्स्ट है 82, इसको एक अलग सेक्शन समझें आप। 20 सेक्शंस हैं, 20 सेक्शंस हमने इसमें पढ़ने हैं और उसको मेमोराइज भी करना है इंशाल्लाह। सेक्शन 82 क्या है? किसी बच्चे की तरफ से, ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 10 साल से कम हो, वो कोई भी जुर्म अगर करेगा तो वो जुर्म नहीं होगा। अंडर 10 ईयर, पहले ये 7 साल है, आपकी पुरानी किताबों में या आपके पास अगर कोई किताब है उसमें शायद ये 7 साल लिखा हो, लेकिन इसमें तरमीम हो चुकी है 2016 में मेरा ख्याल, या 2020 में। अब ये 10 साल इसको शुमार किया जाएगा। 10 साल से छोटे बच्चे का जो जुर्म है वो जुर्म नहीं होगा, सेक्शन 82। और सेक्शन 83 में है ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 10 से 14 साल के दरमियान है। ठीक है, 10 से ज्यादा और 14 से कम है लेकिन इनमेच्योर है, अभी आ, इतना उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई कि वो चीजों को सही तरह समझ सके, और इनमेच्योर माइंड है, तो भी वो फेल जुर्म नहीं होगा। अगर वो उसका माइंड ठीक है फिर भी उस पर जुवेनाइल के तहत कार्रवाई होगी, लेकिन अगर वो उसकी अकल पुख्ता नहीं है, अभी माइंड इमेच्योर है, तो ये भी जुर्म नहीं होगा। एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 10 अंडर 14 ईयर ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग मैंने लिखा है यहाँ पे, सेम बात वही है। चाइल्ड, चाइल्ड यहाँ पे इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग 10 से 14 साल की एज के दरमियान। 84 सेक्शन है, बड़ा मशहूर सेक्शन है। कोई भी एक्ट जुर्म नहीं है जो ऐसा शख्स करे जिसका माइंड ठीक नहीं, मतलब फातरुल अकल लगा दे, फातरुल अकल शख्स, अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड हो गया। नेक्स्ट, इंटॉक्सिकेटेड, ये वर्ड भी आप नोट करते जाएं। अनसाउंड माइंड होता है फातरुल अकल, इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, जिसकी अकल पुख्ता ना हो, इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, ना पुख्ता समझ। और भी अगर कोई आप वर्ड ऐसे हैं जिनका मतलब आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप उसको देख लें। क्रिमिनल इंटेंट की अभी हमने बात की थी, विदाउट क्रिमिनल इंटेंट, हाँ इधर है क्रिमिनल इंटेंट, इसमें था क्रिमिनल इंटेंट, मुजरमाना नीयत। इंटेंट का भी आपको पता होना चाहिए। हार्म कहते हैं नुकसान को, लॉफुल आपको पता है कानूनी होती हैं, जस्टिफाइड जिसकी जस्टिफिकेशन ये तो आपको पता ही है, बाउंड बाय मिस्टेक, ऑर्डर ऑफ लॉ, ये चीजें जो भी वर्ड आते जाए ना आपके सामने इंग्लिश के, उसको करते जाएं और इंशाल्लाह वो आपके कवर होते जाएंगे। नेक्स्ट क्या आया था? अनसाउंड माइंड तो कर लिया हमने, फातरुल अकल। इंटॉक्सिकेटेड, अगेंस्ट हिज विल, अगेंस्ट विल का क्या मतलब है? उसकी मर्जी के खिलाफ, विल कहते हैं मर्जी को, ठीक है। ऐसा शख्स, एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेटेड, ऐसा शख्स जो फैसला करने के काबिल ना हो। इनकेपेबल, इनकेपेबल का मतलब है, अगर आपके पास बुक्स हैं तो वो खोल के रखें ऊपर, चाहे उसको नोट करते जाएं जो मैं चीजें बताता हूं। वैसे बुक के अंदर वो दिए हुए हैं ऑलरेडी मीनिंग, लेकिन फिर भी आप बुक खोल के रखेंगे, उसमें निशान वगैरह अपने लगाते जाएंगे तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। जो चीजें हम यहाँ बताते हैं, जैसे हमने ग्रुप बना रहे हैं, इन चीजों की आपको आसानी होगी उसमें। अच्छा, एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेटेड caused against इंटॉक्सिकेशन caused against his will, केवल इंटॉक्सिकेशन होता है नशे में, नशे की हालत में। इंटॉक्सिकेटेड पर्सन मतलब नशे की हालत में शख्स, यहां हवा लगेगी। तो जो नशे की हालत में कोई बंदा काम करता है वो भी जुर्म नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि वो नशा उसकी रजामंदी के खिलाफ दिया जाए, उसने अपनी मर्जी से नशा ना किया हो। ये शायद पिछली दफा क्वेश्चन आया था, तो इसमें आपने सिर्फ ये नहीं कह देना कि वो जुर्म नहीं है जो नशे की हालत में किया जाए। उस सूरत में जुर्म नहीं है जब नशा भी उसकी मर्जी के खिलाफ दिया गया हो। अच्छा, नेक्स्ट है इंटेंट और नॉलेज। कोई शख्स ऐसा जुर्म करे जिसके लिए कोई मखसूस इल्म या उसके लिए नियत दरकार होती है, तो वो नशे में करे तो वो भी जुर्म नहीं होगा, ऐसा जुर्म जो करे। अब फर्क इसमें यह है इन दोनों में कि इसमें क्या है, अगर नशा किया है तो नशा उसकी मर्जी के बगैर दिया गया है तो जिम्मेदारी उस पर नहीं होती, लेकिन 86 के मुताबिक जिम्मेदारी फिर भी उस पर
लागू रहती है। 86 के बाद नेक्स्ट है कंसेंट। ये सारे कंसेंट के ही हैं। कंसेंट एक नया वर्ड आ गया है, इसका मतलब क्या है? रजामंदी। अब ये सारे ऑफेंस हैं रजामंदी से मुतल्लिक। मतलब रजामंदी बेनिफिट में दी गई हो, गार्डियन की तरफ से रजामंदी दी गई हो, ऐसी रजामंदी जो फियर या खतरे या मिसकंसेप्शन, गलत फहमी की बुनियाद पे दी गई हो। ये मीनिंग लिखे भी हुए हैं, अभी आप इसको देखते जाएं। डेली के अपने वर्ड बना लें, वोकैबुलरी के जो आपने तैयार करने हैं उनको अलग नोट कर लें और उनको रिवाइज भी फिर करते रहें, ताकि पेपर में जब इंग्लिश में, पिछली दफा मैंने पहले भी कई दफा जिक्र कर चुका हूं, पिछले पेपर में मोस्टली स्टूडेंट्स को ये इशू आया था कि पेपर इंग्लिश में था, स्टेटमेंट पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही थी। एक तो या तो समझ नहीं आई, या समझ आई तो दो दो तीन दिन पढ़ के थोड़ा जहन पे जोर दे के आई, तो उतना टाइम फिर नहीं होता। तो ये आप खास तौर पे मकसद ये है, ये उर्दू में शायद आपने पढ़े हूं और उर्दू में मैं लिख के इसको आसानी से आपको समझा भी देता, बता भी लेते। इंग्लिश में लिखने का और इंग्लिश में ही बात करने का मकसद ये है कि आपकी इसमें डेवलप हो जाए, लीगल वोकैबुलरी आपकी डेवलप हो जाए। इनकेपेबल का मतलब है कि कोई काबिल ना हो, उसमें सलाहियत ना हो, उसको इनकेपेबल कहते हैं। अच्छा, किसी किसी की रजामंदी से अगर आपने कोई फेल किया है तो वो जुर्म नहीं होगा। कोई शख्स ऐसा फेल जो करता है जो किसी की रजामंदी से करता है तो वो जुर्म नहीं होगा, लेकिन इसमें एक शर्त है। ये स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूं। एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। कंसेंट से किया गया जुर्म जो है जुर्म नहीं है, लेकिन वो कंसेंट में ऐसा जुर्म ना हो जो जरर शदीद हो या मौत हो। मतलब आप किसी के रजामंदी के साथ कोई अगर काम करते हैं तो वो जुर्म नहीं है, लेकिन अगर उसको जरर शदीद या उसको मौत, वो मर जाता है उस सिलसिले में, तो फिर आप जिम्मेदार होंगे, चाहे उसने रजामंदी भी दी थी। ठीक है। कोई गेम है इस तरह की जिसमें कोई कहता है कि ठीक है, आप इस गेम में मुझे यहां से आप नीचे गिराएं या नीचे आपको चीज रखें, आप उसके नीचे कोई चीज रखी है और इस पे जंप लगाएं, या इस तरह की कोई भी आप गेम बना लें, तो अगर उस सिलसिले में वो बंदा मर जाता है फिर आप मुजरम होंगे, अदरवाइज नहीं। लेकिन ये असल में सेशन है क्या? ये है कि कंसेंट से अगर आपने कोई जुर्म किया है तो वो जुर्म नहीं है। मिसाल के तौर पे दो लोग कहते हैं जी हमने मुकाबला करना है बॉक्सिंग का, तो वो आप उनको प्रोवाइड कर देते हैं, या दोनों एक दूसरे को, एक एक फ्रीक है दूसरा दूसरा फ्रीक है, तो दोनों अपनी रजामंदी से मुकाबला करते हैं और एक बंदे की नाक की हड्डी इसमें टूट जाती है, तो फिर ये जुर्म नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने एक गेम के लिए बाहमी रजामंदी से ये वाला खेल खेलना शुरू किया था। लेकिन इसमें क्या हो, ग्रीवियस हर्ट ना हो, और डेथ ना हो। ऐसी रजामंदी किसी की ले भी नहीं सकता। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि इसने रजामंदी से कहा था, इसने रजामंदी से कहा था मुझे गोली मार दो, तो मैंने इसलिए मार दी इसको, तो ये फिर भी जुर्म होगा। अच्छा, एक और चीज इसमें, अबव 18 ईयर वो होना चाहिए। 18 साल से कम उम्र जो है उसको जो छोटा नुकसान भी अगर रजामंदी से आप पहुंचाएंगे तो भी आप, मतलब कोई भी शख्स पहुंचाएगा तो भी वो जुर्म शुमार होगा। ये है 81। कंसेंट रजामंदी से किया गया जुर्म नहीं होगा, लेकिन उसमें मौत और जरर शदीद नहीं होना चाहिए और 18 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए। मिसाल मैंने बताई है, जैसे दो लोग बाहमी रजामंदी से बॉक्सिंग खेलते हैं और एक को चोट लग जाती है, ये सब में कंसेंट आता है। ये कंसेंट है रजामंदी जो बेनिफिट के लिए, किसी के फायदे के लिए रजामंदी, किसकी रजामंदी के लिए, उसके फायदे के लिए कोई काम करना, उसके लिए ये खतरा मोल लिया जा सकता है। मिसाल के तौर पे, एक मिसाल मैं आपको देता हूं, एक सर्जन है, वो किसी एक पेशेंट है, उसकी रजामंदी से उसका इलाज करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसका कोई मेजर ऑपरेशन करता है, उसमें डेथ होने के भी चांस है, लेकिन उसकी रजामंदी से करता है, और उसके नतीजे में अगर वो उसकी डेथ भी हो जाए तो वो सर्जन जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि उसने कंसेंट उसकी थी और उसके बेनिफिट के लिए थी, इसलिए ये जुर्म नहीं होगा। सेक्शन 88 ये कहता है। नेक्स्ट जो हमने की कि कोई बालग नहीं है तो उसके गार्डियन का कंसेंट, मैंने पहले शुरू में बताया था कि कंसेंट इन सब के साथ शामिल है, मैंने लिखा नहीं ताकि जगह ना ज्यादा हो। तो गार्डियन की कंसेंट से ऐसा शख्स जो नाबालग है या फातरुल अकल है, तो उसके गार्डियन की कंसेंट से आप उसके बेनिफिट के लिए
कोई काम करते हैं तो वो भी जुर्म नहीं है। सेम इसकी एग्जांपल आ सकती है जो हमने इसमें पढ़ी है कि कोई सर्जन अगर किसी बच्चे का उसके गार्डियन रजामंदी देते हैं कि ठीक है ये बच्चा है इसका आप ऑपरेशन करें, और उसके नतीजे में कोई हार्ट पहुंचता भी है तो ये भी जुर्म नहीं होगा। 90 है फियर और मिसकंसेप्शन, मतलब कंसेंट। कंसेंट हर एक के साथ आप इसको मिलाएं। यहां पे लिख देता हूं, ऐसी कंसेंट जो फियर या मिसकंसेप्शन की वजह से, यानी कि खतरा या गलत फहमी की बुनियाद पे रजामंदी जो ली गई हो, वो रजामंदी रजामंदी शुमार नहीं होगी, उसको रजामंदी नहीं कहेंगे। अच्छा, इसमें क्या है, गलत फहमी से या खतरे की वजह से। एक तो ये है कि इफ कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजरी, के इस बात के लिए रजामंद हो जाओ वरना तुम्हें ये नुकसान पहुंचाऊंगा, और क्या वो रजामंद हो जाए और फिर उसे नुकसान और उस वजह से पहुंच जाए उसकी रजामंदी से, वो भी जुर्म होगा। मिसकंसेप्शन मतलब कोई समझ ना सकता हो या कोई फातरल अकल शख्स भी हो, आप कहें वो बच्चा नाबालग हो या फातरल अकल हो, आप कहें कि या कोई बंदा कहे कि इसकी रजामंदी से मैंने ये काम किया है, तो वो रजामंदी भी रजामंदी शुमार नहीं होगी। असल में ये सेक्शन है कि कंसेंट जो फियर या मिसकंसेप्शन की वजह से, फियर मतलब खतरा या डर और गलत फहमी की बुनियाद पे जो रजामंदी हासिल की गई है, उसको रजामंदी शुमार नहीं किया जाएगा, जिसकी डेफिनेशन पहले बताई है। और बाकी सारी चीजें इसी तरह इंप्लाई होंगी जो बाकी हम रजामंदी में कर रहे हैं, जो कंसेंट में कर रहे हैं। ऑफेंस इंडिपेंडेंटली, इसका मतलब है कि कोई कंसेंट आपने ली है किसी से, कोई ऐसा कंसेंट उसने दे दी है, कंसेंट की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है, और रजामंदी से आप कोई फेल करते हैं तो वो फेल जुर्म नहीं होगा। ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है, इसको गौर से जरा सुने। ये है एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म काज्ड। ठीक है, ऐसे अफाल जो बजाते खुद जुर्म हो तो रजामंदी से कता नजर वो जुर्म ही रहेंगे। मिसाल के तौर पे मिस कैरेज, पिछले पेपर में क्वेश्चन भी आया था, इसकाते हमल जिसको मिस कैरेज कहते हैं, कुछ लोगों को इसका भी मतलब नहीं समझ आया था। सेक्शन इसकी 338 है, मेरा ख्याल 338 है, तो पिछले पेपर में ये आ चुका है। इसमें बात ये मैं मिसाल इसकी देना चाह रहा हूं कि ऐसा फेल जो वैसे भी जुर्म है, मतलब एक बंदा इसकाते हमल का मुजरम होता है कि एक डॉक्टर है, वो औरत औरत का जो क्या है मिस कैरेज करता है, इसकाते हमल करता है। इसकाते हमल मतलब बच्चा अभी पेट में हो और उसको जाया करा देना, इसको मिस कैरेज या इसकाते हमल कहते हैं। तो जो मिस कैरेज की रीजन बनेगा बंदा, वो मुजरम होगा। वो ये नहीं कह सकता कि औरत की रजामंदी से किया है, औरत की रजामंदी से चाहे किया किया तो जुर्म है ना, कि इसकाते हमल करना वैसे भी जुर्म है। तो फिर उसमें क्योंकि ऑफेंस इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट क्या होता है, आजादाना तौर पे या बजाते खुद, जो काम बजाते खुद ही जुर्म है, उसमें रजामंदी या ना रजामंदी उसका तो आप वो नहीं ले सकते। अदालत में अगर केस चले कि ठीक है इसने इसकाते हमल जो मैंने किया था इसका इसकी रजामंदी से किया था, लेकिन वो इसकाते हमल ही जुर्म है, फिर रजामंदी या ना रजामंदी की तो इसमें कोई बात नहीं है। तो बेसिकली इस सेक्शन का ये मकसद है 91 का, ऑफेंस इंडिपेंडेंटली। मैंने उसमें से कुछ वर्ड्स की वर्ड्स लिखे हैं, आपने उसकी स्टेटमेंट को देख लेना है। अच्छा, नेक्स्ट है विदाउट कंसेंट, ऐसा एक्ट करना जो कंसेंट, अब बार बार हम इसको पढ़ रहे हैं ना, तो आपको भी लगा होगा कि इंग्लिश में लिखने का कोई फायदा हुआ है। कंसेंट कितनी दफा हमने बोल लिया, ये शायद आपको लफ्ज कभी भी ना भूले अगर इस लेक्चर से पहले कंसेंट का आपको मतलब पता नहीं था। मोस्टली लोगों को पता होगा, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, लेकिन शायद कुछ को पता ना हो, या इसमें कोई लफ्ज ऐसा हो जो बार बार हम पढ़ रहे हैं उसको बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये याद रह जाएंगी चीजें। मसला यही आता है जब आप पढ़ रहे होते हैं, बुक भी आप पढ़ रहे होंगे इंग्लिश वाली, आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, आपको मसला बनेगा थोड़ा सा कि सही तरह पैराग्राफ समझ नहीं आएगा। वो इसलिए समझ नहीं आता कि आप अगर एक पैराग्राफ पढ़ते हैं 30 वर्ड्स का, उसमें से 5 7 या 10 वर्ड आपको नहीं आते, तो आपको सारा मिक्स होता नजर आएगा, आपको लगेगा पता नहीं क्या पढ़ा है, आप फिर शुरू से पढ़ेंगे, फिर देखेंगे, आगे जाएंगे, पिछला फिर भूल जाएगा। उसकी रीजन ये होती है कि क्योंकि कुछ वर्ड आपके माइंड में वो गैप बनाते हैं, तो वो गैप की वजह से आपको वो समझ नहीं आ रहा होता। अच्छा, बात हो रही थी विदाउट कंसेंट और बेनिफिट में, कि बगैर रजामंदी से लेकिन बेनिफिट में जो काम किया जाए तो वो भी जुर्म नहीं होगा। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट, किसी पर्सन के बेनिफिट में विदाउट कंसेंट जो जुर्म किया है
वो भी जुर्म नहीं है। इसकी भी मिसाल आपको बता दूं एक, इसकी ये है कि एक डॉक्टर है, वो देखता है कि बी जो है वो उसके सामने घोड़े से गिर जाता है और वो जख्मी हो जाता है, बेहोश हो जाता है। अब वो बेहोश हो गया है और जख्मी भी है, उसकी कंसेंट तो नहीं ली जा सकती। वो उसको उठाता है, हॉस्पिटल में जाके उसका ट्रीटमेंट करता है, और ट्रीटमेंट के सिलसिले में अगर उसको, ट्रीटमेंट तो इसलिए करता है कि ये जख्मी हुआ है, मजीद खून बहने से इसकी डेथ ना हो जाए या उसके फायदे में। कंसेंट तो उसकी लेने का टाइम ही नहीं है, और ना ही वो कंसेंट अभी दे सकता है बेहोशी की हालत में। तो विदाउट कंसेंट उसके बेनिफिट के लिए अगर कोई काम वो करता है तो वो जुर्म नहीं होगा। ऐसा ही है कि अगर एक बंदा है, उसको कोई जंगली जानवर पकड़ लेता है, फॉर एग्जाम्पल शेर पकड़ लेता है, और पीछे खड़ा एक बंदा देख रहा है दूर से कि शेर अभी इसको मार देगा या इसको चबा के खा जाएगा। वो गोली चलाता है, जबकि खतरा यह है कि गोली उस बंदे को भी लग सकती है, शेर को भी लग सकती है। तो ये खतरा भी वो मोल ले सकता है उसकी कंसेंट के बगैर, क्योंकि वो उसके बेनिफिट में शेर को मारना चाहता था, जबकि उस बंदे को लगने का इसमें अंदेशा मौजूद था। तो विदाउट कंसेंट उसके बेनिफिट के लिए किया गया काम भी जुर्म नहीं होगा। एक तो जितने सेक्शन हम 76 से पढ़ते आए हैं, हम जो भी शर्त पढ़ते हैं इसके बाद यही कहते हैं कि ये जुर्म नहीं होगा, और हर एक की हेडिंग में यही होगा कि ऐसा एक्ट जो इस शर्त में किया गया हो जुर्म नहीं होगा, कंसेंट के साथ किया गया हो जुर्म नहीं होगा। बेनिफिट में तो ये है बेसिकली एक्सेप्शन का ही, कौन कौन से जुर्म नहीं होंगे, कौन कौन सी छूट है पीपीसी में, कौन से काम होंगे जब जो बाकी सारे जुर्मों की तारीफें पीपीसी में दी हुई हैं, सेक्शन 1 से लेके 511 तक, इसमें ये जुर्म हर चीज बताई हुई है, लेकिन उसके बावजूद जुर्म नहीं होगा। ये वाली शर्तें हैं, ये पूरा चैप्टर इसी से रिलेटेड है, ये आप पढ़ लेंगे तो बाकी मतलब इसमें इसके बाद हम 76 से 95 तक पढ़ रहे हैं, ये हैं एक्सेप्शंस। इसके बाद सेल्फ डिफेंस है, वो भी एक्सेप्शंस है। उसमें हम ये पढ़ेंगे कि कोई भी जुर्म ऐसा जुर्म नहीं है जो आपने अपनी हिफाजत के लिए या दूसरे की हिफाजत के लिए, अपनी जान की या अपनी माल या किसी दूसरे के जान के दूसरे की माल की हिफाजत के लिए जो किया है वो जुर्म नहीं होगा। वो हम देखेंगे बहरहाल। अभी हम आ रहे थे सेक्शन 92 पे। सेक्शन 93, कम्युनिकेशन इन गुड फेथ। ये गुड फेथ क्या है? ऐसी इतला जो गुड फेथ, सही नीयत के साथ, मतलब अच्छी नीयत के साथ जो इतला दी जाए, ठीक है, नेक नीति से, ठीक है। कम्युनिकेशन बातचीत, या इसको नेक नियति आप कह लें, इतला जो गुड फेथ में दी जाए। अब एक एक डॉक्टर है, वो किसी मरीज को ये इतला देता है, या एक मरीज के वालिद को ये इतला देता है कि तुम्हारे बच्चे को कैंसर है, और वो पहले दिल का मरीज था, और ये सुन के उसको अटैक होता है और वो मर जाता है। तो डॉक्टर ने गुड फेथ में दी ताकि इसका प्रॉपर और बीमारी की शिद्दत का पता चले, उस हिसाब से इसका, इसके जो गार्डियंस हैं इसका इलाज कराएं। लेकिन उसको ये नुकसान पहुंचा तो गुड फेथ में दी गई इतला जुर्म नहीं होती, ताकि चाहे उसके सिलसिले में किसी का नुकसान भी हो जाए। ऐसा एक्ट कोई करे जो धमकियों से डर के या किसी डरावे के जेर असर कोई एक्ट करे, वो भी जुर्म नहीं होगा। ये मुकम्मल आपको समझ आएगा इकरा ताम और इकरा नाकस की डेफिनेशन जब पढ़ेंगे, कि इकरा ताम होता है किसी शख्स को आ, खौफ दिलाना, उसी उसकी अपनी जान या जरर शदीद, या उसकी किसी खूनी रिश्तेदार या जरर शदीद का उसे डरावा दे के उसकी रजामंदी लेना, या उससे कोई काम कराना थ्रेट करके, उसको इकराए ताम कहते हैं। इकरा नाकस कहते हैं कि इसके अलावा कोई वो दे, मिसाल के तौर पे आपको कहे कि मैं तुम्हारे गाड़ी को आग लगा दूंगा, या तुम्हारा ये मोबाइल मैं तोड़ दूंगा वरना ये काम करो, ये इकरा नाकस है। इसमें थ्रेट तो किया है, लेकिन ये इतना थ्रेट नहीं है जिससे आप, तो इसके लिए अलग अलग एक इसको डिटेल से फिर डिस्कस करेंगे कि इकरा ताम के तहत कितना कितनी हद तक आप कर सकते हैं, और इकरा नाकस के हद तक कितनी कर सकते हैं। शायद इसमें थोड़ा दिया भी हो इस बारे में, इकरा ताम और इकराह नाकस क्या होता है। चलिए इसमें नहीं दिया, लेकिन वो डिटेल उसकी हम पढ़ लेंगे। तो ऐसा शख्स जो किसी चीज से मजबूर होके अपनी जान या जरर शदीद, या अपने किसी खूनी रिश्तेदार की, अपने बेटे भाई बहन बाप की, या अपनी इज्जत, और या कोई इस तरह के हमले से या मौत के खतरे से कोई जुर्म करता है, वो जुर्म नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या है, मर्डर और
अगेंस्ट स्टेट, आप मजबूर होके किसी धमकी से कत्ल या रियासत के खिलाफ जुर्म नहीं कर सकते। आपको कोई कहे कि आप बम धमाके से एक स्कूल उड़ा दें, या पाकिस्तान के नुकसान में आप कोई काम करें, या आप पाकिस्तान की किसी जिम्मेदार पोजीशन पे हैं, और जिस तरह वो था राशिद मिन्हास का, आपने देखा कि उसको ये था कि प्लेन उसका लेके जा रहे हैं उसके खिलाफ, तो उसने इसमें क्या है, प्रेफर क्या है, आप अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन स्टेट के अगेंस्ट आप कुछ नहीं कर सकते। अपनी ये नहीं आप कह सकते कि मैंने जान बचाने के लिए त्यारा वहां पे जाने दिया, ये गद्दारी में शुमार होगा। पर बाकी इसकी डिटेल मैंने बताया आपको, जब हम इकरा ताम और नाकिस के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें करेंगे। स्लाइट हार्म 95 क्या है, कोई भी जुर्म ऐसा जुर्म नहीं होगा जिससे मामूली नुकसान पहुंचे। ठीक है, मिसाल के तौर पे ऐसे आप मजाक में किसी को धक्का दे देते हैं, ऐसे थपकी लगा देते हैं, या कोई और इस तरह का छोटा सा काम कर देते हैं मामूली जिससे हर्ट हो, तो वो फेल भी जुर्म शुमार नहीं होगा। जी ये है 20 हमने सेक्शंस पढ़ लिए हैं। माइक में अनम्यूट कर देता हूं, इसको डिस्कस भी कर लेते हैं थोड़ा सा। 89 आपने क्वेश्चन मैंने अभी देखा है, ये है गार्डियन की रजामंदी से। अब आप अपने अनम्यूट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लें, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं इस हवाले से। सर बाउंड आर बाय मिस्टेक फैक्ट, मतलब अगर हमने ये याद करते हैं 6, मैं कहता हूँ कि मैं अगर इन्हीं अल्फाज को ज़हन नशीन कर लूँ, सर ये आया कि मेरे एग्जाम में ये चल सकते हैं हाँ कि बिल्कुल चल मुझे सकते हैं। मजीद तफसील में जाना पड़े? अब आप इसको देखें ना, इसमें लिखा हुआ है कि एनी एक्ट डन बाय अ पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ और बाय मिस्टेक और फैक्ट इज नॉट क्राइम, इस तरह का कुछ लिखा होगा ना। तो शुरू में और आखिर में जी क्या जी जी। होगा, कोई भी ऐसा जुर्म जुर्म नहीं है जो इसके तहत किया जाए वो जुर्म, कोई भी शख्स जो ऐसा फेल करे जो इसके तहत किया जाए वो जुर्म नहीं होगा। ठीक है, बेहतर सर। लेकिन ये नहीं कि आप इसको देखें, किताब को देखें ना, या जो एक्चुअल लॉ है उसको देखें ना, ये है याद करने, जी जी अंडरस्टैंडिंग। इस सेक्शन को आपने समझ लिया ना, माइंड में आ गया। अब पेपर में ये जी होगा, आपको याद ये रखना है कि छतर है क्या। छतर आपको आता होगा कि अगर कोई, ये बात आपको समझ आ गई कि कोई भी जुर्म, ये बात आपको शायद कभी भी ना भूले कि वो जो बंदा बाउंड बाय लॉ हो या वाकयाती गलती की बुनियाद पे काम करे वो जुर्म नहीं है। लेकिन अब होगा क्या पेपर में कि आप देखेंगे ये 76 था, 75 था, 78, ये कौन सा था, गार्डियन की रजामंदी वाला कौन सा था। आपको पता होगा कि गार्डियन की रजामंदी से अगर कोई काम किया जाता है, सर्जन वाली मिसाल भी याद आ जाएगी। लेकिन मसला ये होगा, आप कहेंगे ये 87 था, 88 था, 90 था, 95 था। तो ये चीजें क्या हैं, इनको इससे रिलेट करके याद करने के लिए कि 88 ये है, पूरे पूरे जुमले याद करने की बजाय आप वर्ड याद करके सेक्शन और इसको याद कर लें, और उसके अंदर जो चीजें हैं वो आप अगर समझी हुई हैं तो फिर वो आपको एक लफ्ज से याद आ जाएंगी। पेपर में जैसे आप पूछते हैं ना 88 क्या है, वो आपको बता देगा 88 है कि किसी के बेनिफिट में किया गया कोई वो है, आगे आप खुद ही फिर याद आ जाएगा अगर आपने पढ़ा हुआ है तो। सर जैसे 82 है 10 साल से कम बच्चा, या आगे 83 है कि 10 साल से ज्यादा और 14 साल से कम बच्चा, अगर ये किसी को कत्ल वगैरह कर देते हैं या कोई ऐसा बड़ा नुकसान हो जाता है तो क्या वो जुर्म होगा या नहीं होगा? फिर भी जुर्म नहीं होगा, किसी को कत्ल भी कर दें, लेकिन उसका जो, अगर उसके पीछे कोई जिम्मेदार है उसको जरूर देखा जाएगा। ठीक है, जिस तरह एक बच्चा, अगर केस भी यहाँ एक हुआ था कि एक कम उम्र बच्चे ने गाड़ी चढ़ा दी थी मेरे ख्याल रिक्शे पे या किस पे, तो जिसने उसको दी, जिसकी वो गाड़ी थी, जिसके नाम पे रजिस्टर्ड थी, वो मुजरम होगा उसका। अगर वो 10 साल से कम है, अगर वो 10 से 14 साल के दरमियान है में है तो जुवेनाइल के तहत बच्चों पे भी केस होता है, लेकिन 10 साल से कम उम्र का वो नहीं है। और जो पागल है, तो ये पागल भी जो करता है उस पे भी जुर्म नहीं होगा, लेकिन उस पागल का जो गार्डियन है उसको फिर देखा जाता है। अगर पागल जाके किसी की गाड़ी को आग लगा देता है, किसी घर को आग लगा देता है, तो देखा जाएगा ये इसका सरप्रस्त कौन है। ठीक है, उसके सरप्रस्त थे, उन्होंने मुनासिब इसकी वो की है कि नहीं की, इसको प्रॉपर मतलब उन्होंने निगहदाश्त में रखा है कि नहीं रखा। ये नहीं कि उसको बाहर जाने दें और वो जो मर्जी करता रहे। तो किसी ना किसी हद तक जब केस होता है तो इन चीजों तक पहुंचा जाता है, अदरवाइज ये जुर्म होता नहीं है उस बंदे पे कम से सर कम। जो सर जीवीनल कोड सर बच्चों के रिलेटेड? हाँ, बच्चों से रिलेटेड है। वो सर जुवेनाइल जैसे एक कि जो पूरा एक्ट है लावारिस आपके पागल सिलेबस हो में, पता। आपके सिलेबस में जुवेनाइल से रिलेटेड एक पूरा सर एक्ट है लोकल एंड स्पेशल लॉ में। वो पढ़ेंगे डिटेल से कि बच्चों के क्या जुर्म होते हैं, कैसे ट्रायल होता है, कितनी उम्र तक हो सकता है।
वो फिर उस डिटेल में हम जाएंगे। एक दफा हम पढ़ लेंगे ना चीजें। अभी बहुत सी चीजें हैं जो रेफरेंस में आपको बता रहा हूँ कि फलां ऐसे है, फलां ऐसे है। इसलिए भी जो शुरू के टॉपिक्स होते हैं जी उसको समझते हुए थोड़ी सी परेशानी हो रही होती है कि अब अगर हम पढ़ के दोबारा इधर रिवीजन पे आएंगे तो बहुत सी चीजें हैं, जैसे मैंने बताया इकरा ताम, इकरा नाकस, और बाकी कोई इस तरह के जो हैं, अभी आपने जो बात की जुवेनाइल की, और इस तरह की चीजें, काफी सारी चीजें फिर आपकी, कुछ सीआरपीसी के, कुछ पुलिस रूल्स के, कुछ पुलिस एक्ट के, वो चीजें रिलेट हैं एक दूसरे के साथ। वो भी जब आपकी समझ, आपको अंडरस्टैंडिंग जी उसकी सर। होती जाएगी तो आप ये और ज्यादा अच्छी तरह इसको समझ सकते हैं। ठीक है। सर जो अपना पात्र लड़का शख्स है जिसका कोई वारिस नहीं है, जैसे वो घर से मिस होकर चला जाता है या कहीं पुराने लग जाता है, अगर वो किसी को कत्ल कर दे या किसी को बड़ा नुकसान पहुंचा दे तो उसके बारे में क्या होगा? उसका कोई भी जुर्म नहीं होता। ज्यादा ज्यादा उसको जो लावारिस पागल हो, इसके लिए अलग एक्ट पागला भी बना हुआ है, उसको पागल खाने में जमा करा दिया जाता है बस। बाकी ठीक उसको है सर। सजाए मौत नहीं दी जाती। ये जो रोड पे मैंने कल ही एक सर, इधर मैं समुद्री में ड्यूटी पे था तो कल ही एक मैंने वो देखा है कि वो फातरुल अकल शख्स था, रोड पे बिल्कुल ऐसे ही घूम रहा था बरहना हालत में सर। तो इसके लिए हमको क्या इनके इसके पीछे वालों से या कोई ये सर एक अखलाकी तौर पे बहुत एक अजीब सा मतलब लगता है। तो इस पे हम कोई एक्ट नहीं कर सकते कोई किसी किस्म का? इस पे पुलिस ये काम करती है कि इस तरह के जो लोग होते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर और इस तरह के सेंटर बने होते हैं, उनको वहां जमा कराती है। जी कोई कॉल भी करता है कि पागल है जी यहाँ इस तरह फिर रहा है, तो उसको पुलिस जमा कराती है। लेकिन आमतौर पे आपको पता है कि फटीग से बचने के लिए उसको इग्नोर ही कर देते जी हैं सर। आमतौर पे जो। अच्छा, याद करने के लिए कुछ चीजें मैंने वो की हैं। आपको अगर इस तरीके से हो जाए तो ठीक है, वरना आप अपने तरीके से भी कोई ना कोई इसका वो बना सकते हैं। अब ये था ये जो चार है, इसमें चार चीजें हैं: पाबंद करना, जज, ऑर्डर, और जस्टिफाइड, मतलब जायज। तो पाबंद करना, जज का हुक्म जायज है। ये एक ऐसे मैंने सेंटेंस सा इसका बनाया है। चार लफ्ज आपको याद रह जाएंगे: पाबंद, बाउंड, ठीक है, जज, जो जज कोई एक्ट करे, हुक्म जो जज के हुक्म के साथ, कोर्ट के हुक्म के साथ किया जाए, और जायज मतलब वो समझता हो कि ये जायज है। तो 76 से लेके आप इसको ऐसे लगा सकते हैं: 76, 77, 78, 79, 79। ये चार सेक्शंस आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये हादसा और बचाओ, ये तो मिलता जुलता है कि हादसा हो गया है और बचाव करें इससे, ये तो मिलते जुलते हैं। 79 के बाद हादसा और बचाओ, एक्सीडेंट और उसका प्रिवेंट, प्रिवेंट हार्म, प्रिवेंट बचाना ही होता है, हादसे से बचाना, नुकसान से बचाना, ठीक है। ये बिल्कुल सर, ये इसमें ये बहुत जबरदस्त है आपका जो ना अच्छा, करने की। नेक्स्ट है, इसको यहां पे नजर आ रहा है आपको? यस सर। सर अब नजर नहीं आ रहा है। आगे मैं हूं इसलिए, या वैसे नजर नहीं आ रहा अब आ रहा है। है? अच्छा, वो मैं लिख लूं ना, छोटा चले न रहने देते हैं, बच्चा लगा देते हैं। बच्चा ना समझ, बच्चा ना समझ और पागल था। अच्छा, बच्चा हो जाएगा 82। बच्चे का कोई जो है फेल, वो जुर्म नहीं है 82 के तहत। 83 के तहत जो 14 साल तक हो लेकिन ना समझ हो, समझ ना सके, अनसाउंड। और 84 है जो पागल हो, उसका जुर्म भी नहीं है, ठीक है। आगे है 85, जिसे नशा पिलाया गया हो, वो भी जुर्म नहीं है। और खुद अगर उसने नशा पिया हो तो वो भी जुर्म, खुद नशा पिया हो लेकिन अंडरस्टैंडिंग, वैसे ये इंटेंट और नॉलेज के तहत है। हम कर देते हैं नीयत नहीं थी, बस नीयत कर लें,
बगैर नियत नशा पिलाया, या नियत थी, नियत कर लेंगे 86 के बच्चा ना समझ और पागल था, उसे नशा पिलाया उसकी नियत के बगैर। 86 नियत के लिए आ जाएगा। वैसे है तो इसमें भी नियत के बगैर, लेकिन इसमें नियत और नॉलेज होना चाहिए। आप समझने के लिए इसको ये कर लें। एक तो इससे ये होगा कि आप, बच्चा चाइल्ड है, अंडर 10 ईयर, ना समझ है, अनसाउंड माइंड कहते हैं उसको, इमेच्योर कहते हैं, इमेच्योर 83। इंग्लिश भी आप थोड़ी सी इसकी वो कर लें, पागल क्या है, अनसाउंड माइंड। नशा इंटॉक्सिकेटेड, नशा पिलाना, नशे में होना, इंटॉक्सिकेटेड नशे को कहते हैं। इंटेंट और नॉलेज, नियत, या मुझे माना नियत या इलम, नियत इलम। वैसे ये समझाने के लिए इलम भी लिख रहा हूं, याद करने के लिए आप उतना ही कर लें, ठीक है। सर इंटेंट नियत है। हाँ हाँ, सर ये जस्टिफाइड बाय लॉ है, ये एक दफा समझा दीजिए थोड़ी सी। चलो समझाता हूं, हम इसको भी थोड़ा सा देख लें। इसको आप इस तरह कर लें, ये आपको पता है कंसेंट 18 साल से ज्यादा मैंने लिखा था, मतलब बालग हो, बालग की रजामंदी इसमें होती है। ये आप जहन में रखें, तो इसके मुताबिक हम कर लेते हैं बालग। अच्छा, जो ये होते हैं ना का, के, कु, इसको आप लोगों ने नहीं इसमें वो करना। ये थोड़ा सा मतलब बिल्कुल सेम वर्ड नहीं है, थोड़े से मिलते जुलते हैं। इस पे थोड़ा सा और इंशाअल्लाह काम करेंगे अगले लेक्चर्स में। कोई और मजीद बेहतर इस तरह के नेमोनिक्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब ये है बालग। डॉक्टर ने ये वाले कॉन्सेंट से रिलेटेड याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। पहला होता है बालग की रजामंदी। 87 बालग, बालग डॉक्टर ने सरपरस्त को खतरनाक जुर्म की इतला दी, ठीक है, इसको आप याद कर लें। बालग है 84, 85 को डॉक्टर इसलिए कहा है क्योंकि 87 है, 88 को डॉक्टर इसलिए क्योंकि बेनिफिट में जो काम किया, आमतौर पे मिसाल भी मैंने डॉक्टर वाली दी, और ये काम भी डॉक्टर का ही ज्यादातर डॉक्टर के सिलसिले में ही होता है कि बेनिफिट के लिए कंसेंट ली है। तो डॉक्टर, इसलिए डॉक्टर लिखा क्योंकि डॉक्टर वाली आपको एग्जाम्पल दी। बालक डॉक्टर ने, सरप्रस्त क्या है, सरप्रस्त गार्डियन, गार्डियन की रजामंदी से कोई काम करना, तो 89 सरप्रस्त हो गया। खतरनाक मतलब खतरे की वजह से रजामंदी, फियर या मिसकंसेप्शन, गलत फहमी या खतरे की वजह से, तो खतरे से एसोसिएट करके हमने इसको ये 90 सेक्शन कर लिया। खतरनाक जुर्म, जो बजाते खुद जुर्म हो, मैंने इसकाते हमल वाली मिसाल दी कि जो बजाते खुद जुर्म है, उसकी आप रजामंदी के फैक्टर एलिमेंट को उसमें नहीं ला सकते कि मैंने रजामंदी से इसका किया, कर तो फिर भी जुर्म रहे हैं। तो ये जुर्म वाला कौन सा हो जाएगा, 91। और इतला क्या होगा, जो नेक नीति से इतला दी जाए। मैंने आपको मिसाल दी थी कि एक डॉक्टर उसको बताता है कि तुम्हारे बच्चे को कैंसर है, उसका वालिद इस सदमे की वजह से मर जाता है, तो डॉक्टर को ये नहीं कहा जाएगा कि आपने इसको क्या किया, हार्म पहुंचाया इसको, ठीक है। पीपीसी में जो हार्म है ना, हार्म में सिर्फ हर्ट एक अलग चीज है, जो जरर है वो जरर हम बाद में पढ़ेंगे जो जिस्मानी है। वरना पीपीसी में किसी की प्रॉपर्टी को, किसी को जहनी तौर पे अजियत देना, किसी को जिस्मानी तौर पे, ये सारे हार्म में आ जाते हैं। इतला वाला कौन सा होगा, कम्युनिकेशन 91 सर। विदाउट, एक कैसे रह गया इसका, जुर्म की इत्तला दी, जुर्म की इमरजेंसी इतला दी, आप इसको करें, जुर्म की इमरजेंसी या जल्दी। इमरजेंसी मतलब ये वाला कौन सा है, विदाउट कंसेंट। विदाउट कंसेंट की जो मिसालें मैंने बताई, और विदाउट कंसेंट होगा भी इसलिए जब इमरजेंसी आपको हो, आपको जल्दी हो, आप डॉक्टर हैं, या वैसे जैसे कहा है कि शेर ने पकड़ लिया था, तो इमरजेंसी हो गई ना, इतना टाइम ही नहीं है कि उसकी कंसेंट ली जाए। तो बेसिकली इसके बिहाइंड पे यही है। तो 92 को हम इमरजेंसी से एसोसिएट कर देते हैं, और इतला को कर देते हैं 93 से। इतला दी, बालक डॉक्टर ने सरप्रस्त को खतरनाक जुर्म की, बीमारी की इतला, खतरनाक जुर्म की, बीमारी नहीं, बीमारी की सर। जुर्म, जुर्म इसलिए कहेंगे क्योंकि हमने इसको एसोसिएट करना है
ऑफेंस इंडिपेंडेंटली, कोई भी ऐसा जुर्म जो खुद बजाते खुद जुर्म हो, उसमें जो कंसेंट है उसको नहीं देखा जाएगा। ठीक है, अब एक दफा आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, इनके जरिए अगर आपको आसान लगता है तो करें, अगर वैसे आपको याद हो जाता है तो वैसे इसको याद करने की कोशिश करें। तो उम्मीद है आपको इस तरह ये हो गया होगा। अभी ये हमने 20 सेक्शन किए हैं। 20 सेक्शन अगर आज के दिन में आप कर लेते हैं तो ये आपकी पेस बहुत अच्छी है, चाहे पेपर आपका 2 मंथ के अंदर हो जाए। तो वैसे थोड़ा सा मजीद इसको हम कर लेंगे अगले सेक्शन में। अभी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि 2 3 चैप्टर। पहला चैप्टर था डेफिनेशंस का। मैंने कल पिछला लेक्चर डेफिनेशन पे दिया था। असल में डेफिनेशंस थोड़ा सा आपको बोरिंग भी लगेगा, थोड़ा सा मुश्किल भी लगेगा। वो सारी समझने की चीजें हैं, कोई पैटर्न आपको नजर नहीं आएगा उसमें। तो वो डेफिनेशंस भी हम करेंगे। चैप्टर 1 हमने कल देखा था, इंट्रोडक्शन है। चैप्टर 2 है जनरल एक्सप्लेनेशन, जिसमें सारी तारीफात हैं। और चैप्टर 3 है पनिशमेंट। वो जी आपके सर। चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो पनिशमेंट की टाइप्स हैं उसको हम फिर भी पढ़ेंगे। चैप्टर 3, चैप्टर 4 हमने ये कर लिया है। अभी इसका दूसरा हिस्सा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसके बाद हम पीछे डेफिनेशंस और वो चीजें करके फिर अगले हिस्सों पे जाएंगे। इस रिलेटेड ये जो इसका जनरल एक्सेप्शंस का पहला जो पार्ट था, इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नेक्स्ट हमने पढ़ना है इसका मंडे को भी इंशाल्लाह मैं ये सारे ग्रुप्स में बाकी जो स्टूडेंट्स लेक्चर लेना चाहते हैं मैं शेयर कर दूंगा। तो मंडे को हम सेल्फ डिफेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो सेक्शन 96 से लेके 106 तक ये स्टार्ट जाते हैं। तो उसको भी इंशाल्लाह इसी तरह हम कर लेंगे। कोई क्वेश्चन है इस बारे में तो बताएं, वरना हम इसको क्लोज करते हैं। सर बहुत अच्छा है आज का लेक्चर रहा, मज़ा आया। और ये टाइम भी सर ठीक है, तकरीबन इस टाइम पे हर बंदा सर अवेल हो ही जाता है। अच्छा, इस टाइम पे असल में थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि टाइम, कल स्टूडेंट कह रहे थे, आज मैं अवेलेबल था इसलिए मैंने 6 से लेट टाइम कर दिया कि स्टूडेंट्स कह रहे थे वो फ्री हो जाएं। तो बाकी नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि संडे को आप लोगों का लेक्चर रखा करें, और बाकी जो लेक्चर हैं वो लेट रखा करें आम दिनों जी से, सर। ताकि सारे अवेलेबल हों और लेक्चर ले सकें। सेशन की जो डिटेल है वो आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको बता देता हूँ। बाकी कोई क्वेश्चन है तो वो